तो हाँ जी नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो TKR भी कहा जाता है उसके बाद किस किस चीज़ों की सावधानियां रखनी चाहिए और क्या एहतियात बरतनी चाहिए ताकि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा हो। ये सर्जरी बहुत आसान है आज की डेट में। आजकल लोग 30, 40, 50 सर्जरी करके भी अपने आप को एक्सपर्ट बना लेते हैं और देखा जाए तो ऑर्थोपेडिक्स की मेरे हिसाब से वन ऑफ दी इजी सर्जरी में से आती है। इसका जॉइंट बहुत बड़ा होता है तो फेलियर रेट बहुत कम है। अमूमन ये होता है कि हम सर्जरी होने के बाद ये सवाल डॉक्टर से कई बार नहीं पूछ पाते क्योंकि इतना ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो पाता और एक बार में इन सारे सवालों का जवाब नहीं भी मिल पाता। जानकारी का अभाव भी हो सकता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें कई सारे सवाल हमारे पास रह जाते हैं जिनका हम जवाब इंटरनेट वगैरह पे ढूंढते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि नी रिप्लेसमेंट को थोड़ा समझ भी पाएं और सर्जरी होने के बाद हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है। तो सबसे पहला सवाल हमारा होता है कि मैं नी रिप्लेसमेंट के बाद चलूंगा या चलूंगी कब। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि जिस दिन सर्जरी होती है उसके अगले दिन ही आप चल सकते हैं। अच्छा, तो अगर हम चल सकते हैं तो कितना चल सकते हैं? जितना आप दर्द बियर कर सकें। यूजुअली दर्द बहुत कम होता है तो आप आराम से चल फिर सकते हैं, टॉयलेट वगैरह भी जा सकते हैं। फ्लैट सरफेस पे चलने ज्यादा आसान है। शुरू में वॉकर दे देते हैं ताकि आपको स्टेबिलिटी बनी रहे और दोबारा से कोई चोट ना लगे और कंफर्टेबल रहें चलने में। अच्छा जी, अब ये बताइए कि मैं कितने कदम चल सकती हूँ? कितने भी कदम चलिए आप। मैं तो बोलूंगा सुबह शाम वॉक पे भी जाइए, स्पोर्ट शूज पहनिए और अपना चलना शुरू करिए। वॉकर की जरूरत यूजुअली एक हफ्ते तक रहती है। अगर मसल्स बहुत ज्यादा वीक हैं या सर्जरी बहुत लेट कराई गई है तो वॉकर की जरूरत थोड़े ज्यादा दिन रहती है। अदरवाइज एक हफ्ते वॉकर और उसके बाद एक हफ्ते या 2 हफ्ते स्टिक एंड देन यू कैन स्टार्ट वॉकिंग। तो क्या हम चलते समय पूरा वजन दे सकते हैं? जी हाँ, पूरा वजन दे सकते हैं। पूरा वजन देके ही चलना है। ये सर्जरी की ही गई है आपके चलने के लिए, तो ये कोई मिरेकल नहीं है कि आप अगले दिन ही चल जाते हैं। बहुत ही आसान है। इसमें अगला सवाल हमारा ये भी रहता है कि मैं सीढ़ी या ऊपर नीचे चढ़ना या 2-3 स्टेप्स नेगोशिएट करना है। जैसे कई लोगों के बाथरूम वगैरह में या घर में जाने में से पहले 2-3 स्टेप्स होते हैं, तो क्या मैं वो चल सकता हूँ या चल सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल चल सकते हैं। अगले दिन से ही चल सकते हैं। उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। आप कितने भी स्टेप्स चढ़ सकते हैं, कितने भी स्टेप्स उतर सकते हैं। शुरू में थोड़ा सा दर्द फील होता है और बहुत ज्यादा दर्द नहीं होता है। ये तो हमारी दर्द की बेयर करने की कैपेसिटी के हिसाब से चलना फिरना, सीढ़ी उतरना चढ़ना, ये सब अलाउड है। आजकल तो बहुत फास्ट ट्रैक सर्जरी हो गई है। अगर आपका एनेस्थीसिया बहुत ही स्पेशल तरीके का है, जैसे हम ब्लॉक्स कहते हैं, रीजनल ब्लॉक्स, अगर वो ही दिए गए हैं सिर्फ आपको और कोई स्पाइनल नहीं लगा है या कोई GA नहीं दिया गया है, तो हम सेम डे भी चल सकते हैं। उसे डे केयर सर्जरी कहते हैं। सुबह आइए, एडमिट होइए, दोपहर को ऑपरेशन होगा, शाम को चलिए और अगले दिन छुट्टी। आजकल ये सर्जरी बहुत आसान हो गई है। जैसा मैंने पहले भी बोला, आजकल तो नए नए ऑर्थोपेडिक सर्जन्स बहुत ज्यादा ही कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए बहुत पॉपुलर सर्जरी है। मेरे लिए भी बहुत पॉपुलर और बहुत इजी इसीलिए क्योंकि इसका आउटकम प्रेडिक्टेबल है। इसका मतलब ये है कि सर्जन को और पेशेंट को दोनों को पता है कि इसका आउटकम क्या आने वाला है। अगर आप देखें ट्रॉमा सर्जरी, वो बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि हड्डी जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी, प्लेट रुकेगी या रॉड रुकेगी या नहीं रुकेगी, वो तो नहीं टूट जाएगी। बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं, पूरी तरह से हड्डी बैठी है कि नहीं। लेकिन इस सर्जरी में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत आसान है। कोई बहुत मिरेकल चीज नहीं है कि सर्जरी की और चलने लगे। चलना ही है तभी तो सर्जरी की गई है। इसमें कोई मिरेकल नहीं होता है और ये बहुत ही नोन आउटकम है। तो जी, मैं क्या ऑफिस जाने के लायक हो जाऊंगा या कंप्लीट रिकवरी कब होगी? ये जो रिकवरी वाला क्वेश्चन है ना, इसमें हमें थोड़ा सा ये समझना होता है कि हम रिकवरी पूछ क्या रहे हैं। कई लोगों के लिए रिकवरी बस बिस्तर से बाहर निकलना ही उनके लिए रिकवरी हो जाती है। कई लोगों के लिए रिकवरी मतलब मैं जैसा आया हूँ सर्जरी कराने वैसा ही जाऊं, मतलब बिल्कुल मैं ऑफिस वगैरह घर का काम सारा काम कर पाऊँ। तो कंप्लीट रिकवरी में 2-3 चीजें हैं जो देखना होता है कि हमारी पहली चीज की पेन टॉलरेंस कितनी है। सर्जरी होने के बाद कुछ समय तक पेन परसिस्ट कर सकता है जब तक वुंड या घाव पूरी तरह जख्म बन नहीं जाता, जब तक वो पूरा रिस्टोर ना हो जाए, रिपेयर ना हो जाए। और ये टाइम सबके लिए वेरिएबल होता है। यूजुअली टाइम लगता है 4 वीक्स to 6 वीक्स। जब आपका पेन इतना कंफर्टेबली हो जाना चाहिए, सॉर्ट आउट या इतना सबसाइड कर जाना चाहिए कि आप आराम से सारे काम कर सकें। ऑफिस ज्वाइनिंग 6 वीक्स ठीक है। कार ड्राइविंग 4 वीक्स to 6 वीक्स, वो भी ठीक है। टॉयलेट पूरी तरह यूज करना वैसे तो नेक्स्ट डे से ही होता है, बट अगर लोग कम ही पेन टॉलरेंट हैं उस केस में हम टॉयलेट के लिए मे बी 3 डेज के बाद 2 व्हीलर ड्राइविंग। ओके, 2 व्हीलर ड्राइविंग इसमें टोटली रिप्लेसमेंट के बाद आप कर सकते हो नियरली 2 मंथ्स, बिकॉज उसमें दोनों पैरों से आपको सपोर्ट देने की जरूरत पड़ जाती है बीच में। इसके बाद हमारा सवाल रहता है कि क्या मैं स्पोर्ट्स खेल सकता हूँ कि नहीं नी रिप्लेसमेंट के बाद, या मैं क्या क्या कर सकता हूँ।
जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं उनके लिए ये रहेगा कि आप 3 महीने तक रुक जाएं, 3 महीने तक कंप्लीट रिकवरी हो जाने दें, लिगामेंट्स को बैलेंस हो जाने दें, मसल पावर पूरा गेन कर लें, एक्सरसाइजेस फिजियोथेरेपी करके पूरी थाई मसल्स को और काफ मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर लें। 3 मंथ्स के बाद यू कैन प्ले स्पोर्ट्स में। ये आउटडोर स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, इंडोर स्पोर्ट्स आप जब चाहें बिल्कुल नेक्स्ट डे जब आप डिस्चार्ज हो जाए घर जाएं खूब खेलें। लेकिन जो आउटडोर गेम्स हैं जैसे बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, आई वुड से कि जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और स्ट्रेनस स्पोर्ट्स हैं जैसे फुटबॉल या बेसबॉल, उनको रेस्ट्रिक्ट ही रखें क्योंकि चोट लगना इस ऑपरेशन के बाद में थोड़ा हानिकारक होता है और रिवीजन सर्जरी डेफिनेटली डिफिकल्ट है और वही होती है जो यूजुअली लोग नहीं करते, जिसके लिए आपको फिर रियली स्पेशलिस्ट को ही ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया प्राइमरी नी रिप्लेसमेंट तो जॉइंट ही इतना बड़ा है कि आपके एरर्स जो अगर सर्जन एरर कर भी देता है तो वही पता नहीं चलता रहता घुटना आराम से, हर आदमी खुश रहता है कि मैंने कर दिया और पेशेंट चल गया, वो अलग चीज है। लेकिन रिवीजन सर्जरी एक डिफिकल्ट सर्जरी है, इसलिए रिवीजन से बचें। तो चोट नहीं लगनी चाहिए इसलिए फुटबॉल अवॉइड करें। बैडमिंटन खेल सकते हैं लेजर एक्टिविटी के लिए। क्रिकेट बॉलिंग ना करें, फील्डिंग ऐसी पोजीशन पे करें जहाँ पे दौड़ना भागना ना पड़े ज्यादा, और बैटिंग कर सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा साइकिलिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ट्रैकिंग कर सकते हैं, जाइए बिल्कुल जाइए। जॉगिंग बिल्कुल करिए, रनिंग कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक वो भी कर सकते हैं, लॉन्ग वॉक बिल्कुल कर सकते हैं। क्या चीज नहीं कर सकते हैं तो उसमें हमने डिस्कस किया फुटबॉल और ऐसे कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जैसे बेसबॉल, बास्केटबॉल खेल सकते हैं। बट क्योंकि नी रिप्लेसमेंट के बाद जो ये सर्जरी है हम जंपिंग रिस्ट्रिक्ट करते हैं, इसीलिए बास्केटबॉल में जंपिंग इज ए कोर एक्शन इज बास्केटबॉल, सो इसीलिए उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। माता रानी के दर्शन करने जा सकते हैं, बिल्कुल जाइए, मस्ती में जाइए, सारी सीढ़ियाँ चढ़िए, घूमिए फिरिए, जाके आइए, वो सब भी कर सकते हैं। दैट मीन्स ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग वो सब आप कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये सवाल है कि हमने तो सुना कि फला आदमी नहीं चला या फला आदमी औरत नहीं चली, सर्जरी करा ली, उसके बाद बैठे ही रह गए, घुटना ही नहीं मुड़ा उनका। क्या ये सच है? कुछ हद तक, बहुत ही लिमिटेड, क्योंकि जब हम देखते हैं अफवाहें बहुत ज्यादा उड़ती हैं इंडिया में और हमें अफवाहों में बहुत मजा आता है बातें करने में, गॉसिपिंग। इसमें सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, आपको ये देखना है कि आपने सर्जरी कराई कब थी। अगर आपने सही समय रहते सर्जरी कराई है तो चांस ही नहीं कि आपका आउटकम खराब हो, बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं। अभी बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में ही हो सकता है कि आपको ऐसा प्रॉब्लम आए, अदरवाइज ऐसी नहीं आती। अगले दिन ही आदमी चलेगा, घुटना मोड़ेगा, चलाएगा, दौड़ेगा, भागेगा, सब कुछ करेगा। हमें डाइट में क्या प्रिकॉशंस चाहिए टोटल नी रिप्लेसमेंट होने के बाद? कोई प्रिकॉशन नहीं चाहिए, नमक, अचार, दूध, दही जो खाना है खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई स्पेशल डाइट नहीं, मेरी तरफ से बिल्कुल नहीं। ऐसा खाना जिसने आपको आज तक इतना बड़ा बना दिया है, जितना बड़ा कर दिया है आपको, वो खाना आपके शरीर के लिए सबसे ज्यादा पौष्टिक खाना है, तो आप उसी खाने को इस्तेमाल करें और कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये सर्जरी ओल्ड एज में होती है तो हम थोड़ा सा स्ट्रेस देते हैं कि कैल्शियम रिच डाइट हो आपकी, और विटामिन डी थोड़े सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, वो आपको दवाइयों में यूजुअली डॉक्टर्स आफ्टर डिस्चार्ज दे ही देते हैं। तो डॉक्टर साहब, मेरे घुटनों में होता है दर्द और जब मैंने डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने एक्सरे कराया, बोला कि ये तो घिस गए पूरे, अब आप इसका नी रिप्लेसमेंट करवाइए। तो आप बताओ कि करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? देखिए साहब, ऐसा है, घुटने घिस गए हैं, आप अगर डॉक्टर के पास गए थे तो आपको दर्द तो हो ही रहा होगा, यानी सिम्टोमेटिक तो आप हैं, मतलब आपको प्रॉब्लम तो है। अगर घुटने रियली घिस ही गए हैं एक्सरे में तो उसका इलाज तो नी रिप्लेसमेंट होता है। कई बार लोगों का ये सवाल होता है कि मेरे पड़ोसी ने कराया या मेरे गांव में किसी ने कराया, मेरे शहर में किसी ने कराया, या हम किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जिसने नी रिप्लेसमेंट कराया और वो फेल हो रहा है, वो कर ही नहीं पाया, चल ही नहीं पाया, उसके बाद उसका घुटना ही नहीं मुड़ता। तो इसका जवाब मेरा सिंपल सा ये होता है, ये एक बहुत ही सिंपल सर्जरी है। मेरे घुटना इतना बड़ा है कि इसमें फेल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब ये बात गलत है कि कोई आदमी नहीं चल पाता या नहीं उसका घुटना मुड़ता? नहीं, गलत नहीं है, वो भी सही है। इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि उसने वो ऑपरेशन करवाया कब था। अगर ऑपरेशन कराने से पहले वो चल ही नहीं पाता था, बीमारी उसकी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उसकी सारी मांसपेशियां कमजोर हो गई थी, उसमें इतनी पावर ही नहीं रही थी कि वो घुटना चला पाए या घुटने को सपोर्ट कर पाए, तो इवन नी रिप्लेसमेंट के बाद भी वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि जो आर्टिफिशियल नी लगाया जाता है उसमें कोई मोटर नहीं लगी होती जो आपके घुटने को चलाए। ऐसे केसेस में नी रिप्लेसमेंट एक फेल्ड सर्जरी है, और यही रीजन है कि डॉक्टर के पास जाके आपको ये समझना है कि क्या आप चलोगे या नहीं चलोगे। तो डॉक्टर साहब, मेरा सवाल तो ये था कि मैं कराऊं कि नहीं कराऊं। हाँ जी, अगर आप चल फिर सकते हो, पूरे दिन में 1 से 1.5 किलोमीटर घर में या घर के आसपास घूम लेते हो, तो जरूर करा लीजिए, क्योंकि उससे ज्यादा आप चल पाएंगे। आपको रोक रहा है इस वक्त आपका दर्द।
जब वो दर्द कम हो जाएगा तो आप इससे भी ज्यादा चल पाएंगे। लेकिन अगर आप व्हील चेयर बाउंड हो, बिस्तर पे ही रहते हो, ज्यादा से ज्यादा कम अपने बिस्तर से टॉयलेट तक ही जा सकते हो, उठ के खड़े ही नहीं हो पाते हो, ऐसे केस में नी रिप्लेसमेंट भी आपको कोई स्पेशल एडवांटेज नहीं दे पाएगा। आप उन्हीं जो आपने पहले बोला था कि मेरे फला गांव में आदमी ने करवाया लेकिन वो चल ही नहीं पाया, आप भी ऐसे ही आदमी बन जाओगे। लेकिन अगर आप अभी चलते हो तो जरूर नी रिप्लेसमेंट करवा लेना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताओ, अभी तो मैं 60 साल का ही हूँ, नी रिप्लेसमेंट अभी कुछ दिनों के लिए अवॉइड कर लूं, दर्द सह लूंगा, ये आपकी पर्सनल चॉइस। अगर आप दर्द सहना चाहते हो सह लो। देखिए जी, नी रिप्लेसमेंट की लाइफ नियरली 18 से 20 साल होती है। तो अगर आप ये बोलो कि आप 70 साल में जाके कराओगे तो आप मतलब अपने आप को मान रहे हो कि आप 90 साल तक जीने वाले हो। अगर ऐसा नहीं मानते हो तो फिर तो आप नी रिप्लेसमेंट का पूरा फायदा ही नहीं उठा पा रहे हो। आप 20 साल का नी रिप्लेसमेंट जो होता है, जिसकी लाइफ होती है, आप उसका सिर्फ 10 ही साल उठा पाओगे अगर आप सपोज 80 साल तक ही जिए तो इसीलिए आप इन चीजों के कैलकुलेशन में ना फंसे। अगर 20 साल तक नी रिप्लेसमेंट चलता है तो आप अगर अभी 60 साल के हो तो और आगे खींचने का क्या फायदा। आप 5 साल और दर्द या 10 साल और दर्द क्यों सहें, बिना दर्द सहे करिए, क्योंकि यही सर्जरी की ब्यूटी है कि आप बिना दर्द के चल पाते हो। तो आप अभी कराइए, दर्द से निजात पाइए, एंजॉय करिए। डॉक्टर साहब, ये जो आयुष्मान में घुटना लगता है, क्या इसकी भी उतनी लाइफ है जो आप बता रहे थे 18 से 20 साल की लाइफ होती है? लोग तो बोलते हैं बहुत पुअर क्वालिटी का होता है, तो पैसे मांग मांग के लोग घुटने लगाते हैं ये बोल के कि अच्छा घुटना लगाएंगे, उससे अच्छा घुटना लगाएंगे। आप क्या बोलते हो इस बारे में? मैं क्या बोलूं? आयुष्मान में भी घुटना जो लगता है उन्हीं कंपनियों ने बनाया है जो दूसरा इंपोर्टेड भी बनाते हैं। अब वो जानबूझ के सामान तो नहीं खराब लगा रहे होंगे, गवर्नमेंट ने स्पेशल स्कीम आपको प्रोवाइड की है, उन्होंने ऐसे प्रोविजंस दिए ही हैं। मेरे को तो नहीं लगता कि क्वालिटी में कोई बहुत डिफरेंस है, और हम इतने समय से करते आ रहे हैं, इतने ज़्यादा पेशेंट्स में तो अभी तक कोई ऐसी चीज़ दिखी नहीं है। तो मैं तो ये नहीं बोलूँगा बिल्कुल भी कि वो पुअर क्वालिटी है या सब स्टैंडर्ड है। यूजुअली एक पर्सनल चॉइस जरूर होती है। जैसे आप गाड़ी खरीदेंगे ना, तो इंडिया में बनी हुई गाड़ी को लोग इतना ज्यादा प्रमोट नहीं कर रहे हो। जो इम्पोर्टेड गाड़ी लेकर आया होता है ना, उसके साथ 1000 फोटो खिंचवा के अपनी हर सोशल मीडिया साइट पे डालता है और उसे जैसे फ्लॉन्ट कर। तो इसीलिए अगर आप चाहें कि मैं इम्पोर्टेड घुटना ही लगवाऊं और हर एक को ये बोलूं कि मैंने इम्पोर्टेड घुटना लगवाया, तो एक अलग चॉइस है। लेकिन आयुष्मान का घुटना भी ऐसा कोई खराब घुटना नहीं। डॉक्टर साहब जी एक और सवाल। शहर में मेरा एक दोस्त था, उसने नी रिप्लेसमेंट कराया था 5 साल पहले। अभी वो गिर गया, और गिरने के बाद जब वो डॉक्टर के पास गया तो उसने बोला जी ये तो दोबारा बनाना पड़ेगा क्योंकि ये टूट गया है। डॉक्टर साहब, ये घुटना क्या कांच का बना होता है? नहीं जी, घुटना तो मेटल का बना होता है, उसमें स्पेसर पॉलीथीन का यूज किया जाता है। इट इज ए हाई मॉलिक्यूलर वेट हाईली क्रॉस-लिंक्ड पॉलीइथिलीन दैट मे बी स्टेबलाइज्ड बाय सम एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन ई वगैरह यूज करके। तो घुटना नहीं टूटता। होता यह है कि घुटना जिस बोन पे लगाया जाता है, यूजुअली वो बोन टूट जाती है। अब क्योंकि वो बोन अगर सपोज इतनी नहीं बची है कि हम उसे प्लेट, स्क्रू लगा के या रॉड लगा के स्टेबलाइज कर पाए, अगर ऐसी हालत नहीं है तो ऐसे केस में वो घुटने के साथ ही पूरी बदलनी पड़ती है, और वो होती है एक रिवीजन सर्जरी। इसीलिए मैंने आपको पुराने वीडियोस में बताया है कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन नी रिप्लेसमेंट के बाद में यह है कि आप अपने को दोबारा चोट ना लगने दें। तो सारे स्लिपरी सर्फेसेस अवॉइड करने हैं, जहाँ कीचड़ पड़ी हो वो अवॉइड करना है, और घर में बाथरूम, टॉयलेट, टाइल्स वगैरह चेंज कर दिए जिसपे फिसलन कम हो जाए। फ्लैट सर्फेसेस ज्यादा यूज करें और जंप कभी ना करें, जिससे आपके घुटने की लाइफ बहुत लंबी समय तक चलती रहे। आप नेगेटिव कम सोचा करिए थोड़ा। जी, हमारा अगला सवाल है कि डॉक्टर साहब, मुझे सोने का घुटना लगवाना है या फिर मुझे पूरा मुड़ने वाला घुटना लगाना है, मुझे दुनिया का सबसे अच्छा घुटना लगवाना है, तो ऐसे घुटने फर्क होते हैं क्या? हाँ, घुटनों की डिजाइन्स में कंपनी प्रोमोटेड चेंजेस और डिफरेंसेस तो हैं, लेकिन अगर एज ए सर्जन आप मुझसे पूछेंगे कौन सा घुटना सबसे अच्छा है, तो जी ऐसा है, किसी को नहीं पता। लेकिन जो घुटने आज की डेट में यूज होते हैं और लिटरेचर में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं, वही घुटने अच्छे हैं। लिटरेचर में सक्सेसफुल का मतलब है जो सालों से यूज होते आ रहे हैं और मरीज जिनसे बेस्ट आउटकम निकाल पाते हैं, अच्छे से चल पाते हैं, बिना दर्द के रह पाते हैं, अपनी सारी एक्टिविटी कर पाते हैं, वो घुटना सबसे अच्छा है। अब भले वो सोने का बनाओ, वैसे सोने का नहीं होता, एक्चुअली उस नॉर्मल घुटने पे टाइटेनियम ब्रोमाइड की कोटिंग होती है जो सोने जैसे दिखती है, इसलिए उसे गोल्ड नहीं बोलते हैं। वो घुटना स्पेशल केसेस के लिए बना है जिन पेशेंट्स को एलर्जी है, जैसे निकल से, क्रोमियम से एलर्जी है, जो छोटे स्मॉल माइनर एलिमेंट्स होते हैं कोबाल्ट, क्रोम, स्टील में, टाइटेनियम में, ऐसी एलर्जी होने के चांसेस होते हैं जो बहुत रेयर है एक्चुअली। बट अगर किसी को ऐसी नॉन एलर्जी है, उनके लिए गोल्ड नहीं लगाया जा सकता। बाकी घुटनों की डिजाइन में थोड़ा थोड़ा फर्क है। कुछ घुटने हैं जो 110, 115 डिग्रीज तक मुड़ते हैं या 120 तक मुड़ते हैं। कुछ घुटने, जैसा हमने बात पहले डिस्कस भी किया था, कि हाई फ्लेक्स नहीं होते हैं, जो ज्यादा मुड़ जाते हैं। जो हाई फ्लेक्स डिजाइन है वो आपको थोड़ी ज्यादा बेंडिंग दे सकती है, लेकिन
वो तभी होगी जब आपका घुटना पहले से ही उतना बेंडिंग कर पाता होगा। अगर सपोज थाई में बहुत ज्यादा फैट डिपोजिशन है तो वो घुटना भी फायदे का नहीं है। अब लाइफ की बात की जाए कि कौन सा घुटना ज्यादा चलेगा, कौन सा घुटना कम चलेगा, उसकी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि उस घुटने का रख रखाव कैसा हो रहा है, बीच में आपको चोट तो नहीं लगी है, घुटना बनाया कैसे गया है, मतलब सर्जरी कैसे की गई है। अगर नी बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस्ड है तो कोई भी घुटना बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन अगर नी बैलेंस बहुत ज्यादा नहीं है तो उसमें वेयर यानी उसमें जो हम स्पेसर डालते हैं जो हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीथिलीन का होता है वो जल्दी घिस जाता है। जो स्पेसर है कुछ कंपनीज उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स डाल देती हैं उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए, कुछ उसे हाईली कॉस्टलिंग कर देती हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो 15 से 20 साल मेजोरिटी सारी कंपनी के जो घुटने हैं वो चल ही जाते हैं। तो इस पे बहुत मत जाइए कि बहुत दुनिया का सबसे अच्छा घुटना लग जाए या ऐसा आपको घुटना मिल जाए जो आपके साथ जिंदगी भर रहे। मेजोरिटी घुटने आपकी जिंदगी भर चलेंगे, तो उसके लिए कोई स्पेशल डिमांड या ऐसी रिक्वायरमेंट होनी नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपके लिए कोई स्पेशल चीज है जैसे आप एलर्जिक हैं तो उस केस में आप गोल्डनी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा एक सवाल होता है कि मैं पालती बना के कब बैठ सकता हूँ। जिसे कई जगहों पे आलती पालती बोला जाता है, कई जगह चौकड़ी बना के बैठना बोला जाता है, या फिर इंग्लिश में उसे सिटिंग क्रॉस लेग बोलते हैं, जिसमें आप पूरे घुटने टांग मोड़ के योगा में कमलासन। मेरा ये जवाब है इसमें ये रिस्ट्रिक्टेड है कि नी की डिजाइन क्या है। अगर नी फुली बेंडिंग नी है, जिसे हम हाई फ्लेक्स नी डिजाइन भी बोलते हैं, जिसमें नी मोरलेस पूरा बेंड हो जाता है 130-135 डिग्रीज तक, ऐसा नहीं है तो फिर तो कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। 2.5 मंथ या 3 मंथ्स पे आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपकी सर्जरी भी अच्छी हुई है और नी पूरा इतना बेंड हो रहा है तो डेफिनेटली आप सिटिंग क्रॉस लेग शुरू कर सकते हैं 3 मंथ्स पे, बट डोंट डू मच, बहुत ज्यादा ना करें। देखिए, हमें पता है कि कई सारी चीजें हैं जिनकी फाइनल वैल्यू बहुत ज्यादा रखी जाती है, जैसे गाड़ी का आपका स्पीडोमीटर, उसमें गाड़ी की वैल्यूज पे जा सकती है। 2 व्हीलर है 120 तक होती है कई बार, और जो 4 व्हीलर्स होते हैं 200, 250, 300, अगर बहुत अच्छी गाड़ी है तो इवन 350 भी होती है। बट इसका मतलब ये तो नहीं है गाड़ी हम हमेशा 300, 350 पे ही दौड़ाएंगे। सेम चीज नी रिप्लेसमेंट में भी है। नी बेंड हो जाता है, चलता है, बहुत अच्छी बात है, ये आपके लिए एक एडेड एडवांटेज है, बट अगर बहुत ही रिक्वायर्ड हो तभी ऐसा काम करें। जैसे कहीं बाहर गए जहाँ पे दूर दराज इलाके में चेयर्स या ऊपर बैठने का कोई सुविधा नहीं है तो वहाँ पे आप क्रॉस लेग बैठिए, या फिर कभी किसी रिलीजियस ओकेशन पे सत्संग वगैरह में ऐसे बाहर कहीं जाना हुआ, गुरुद्वारे में गए वहाँ पे कभी कभी, तो उनमें आप बैठ सकते हैं, बट डेली के लिए अवॉइड करें। ओके, तो कोई स्पेशल प्रिकॉशन में सबसे इंपॉर्टेंट एक ही प्रिकॉशन है कि दोबारा चोट नहीं लगनी चाहिए। चोट लगेगी तो हीलिंग में एक तो डिले होता है, और अगर चोट लग जाए और हड्डी पे कोई इश्यू आ जाए, जैसे दोबारा से अगर ब्रेक हो जाए बोन, तो उस केस में नी रिप्लेसमेंट को डैमेज होने के चांसेस होते हैं। फिर वही बात आ जाती है कि रिवीजन रिक्वायर्ड होता है, और रिवीजन सर्जरी डिफिकल्ट है। तो किसी भी चोट से बचें, फिसलन वाले सरफेस पे ना जाएं, जहाँ भी ऐसा कीचड़ या जहाँ आपको लगे कि जंप करना पड़ेगा, आपको नाली कूदनी पड़ेगी, ड्रेन है छोटा जिसमें जंप करना पड़ेगा, उन रास्तों को अवॉइड करें। फ्लैट सरफेसेस बहुत अच्छे हैं, सीढ़ी उतरना चढ़ना ठीक है, ट्रैकिंग भी ठीक है, बट वो स्टेबल होना चाहिए, आप अपने आप में कंफर्टेबल होना चाहिए, दैट यू आर ट्रेन्ड इनफ एंड यू कैन इजीली डू इट, तभी आप उसको करें। बट यू शुड टेक केयर कि दोबारा चोट ना लगे, बस यही एक मेन प्रिकॉशन है। और दूसरी एक प्रिकॉशन होती है कि सर्जरी के बाद एंटीबायोटिक ना खाएं। जी, ये एक बहुत गंदी प्रैक्टिस है। 10-15 दिन के लिए एंटीबायोटिक खा रहे होते हैं इस सर्जरी के बाद। उससे क्या नुकसान होता है, आपकी बॉडी ना बाकी इन्फेक्शंस के लिए जो एंटीबायोटिक काम करने वाली होती है वो रेजिस्टेंट हो गई होती है, तो वो एक बहुत गलत प्रैक्टिस है, वो ना करें कभी भी। आपको लगे घुटना थोड़ा सा लाल हो रहा है या इसमें से कोई डिस्चार्ज आ रहा है तो लोग फिर एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं, वो भी ना करें, क्योंकि आपको ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि सुपरफिशियल इन्फेक्शन है या डीप इन्फेक्शन है। अगर सुपरफिशियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स काम कर सकती है, लेकिन अगर डीप इन्फेक्शन है तो कुछ नहीं होने वाला, आपको आज नहीं तो कल वो इन्फेक्शन रिपीट हो जाएगा, फिर आपकी मल्टीपल सर्जरीज होंगी ही होंगी। तो एंटीबायोटिक खा खा के उसकी रेजिस्टेंस ना बढ़े। दूसरी प्रिकॉशन हमारी वही है कि जंपिंग नहीं करनी चाहिए, बहुत ज्यादा जंप नहीं करना चाहिए। स्मॉल जंप्स अलाउड हैं, जैसा कि आप जब जॉगिंग करते हैं तो माइल्ड जंप्स होती हैं। स्किपिंग में होती तो स्मॉल जंप है, लेकिन उसमें फंस के गिर जाने के चांसेस बहुत होते हैं, तो स्किपिंग यानी रस्सी कूदना वो भी अवॉइड करें। इसके अलावा और कोई खास प्रिकॉशन नहीं है। खाइए, पीजिए, मस्त